नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को लगे जोरदार झटके की, बृजभूषण के मामले में बुरे फंसे पीएम मोदी की, विपक्ष की होने वाली बैठक में सोनिया गांधी की भूमिका की, महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस के बड़े एक्शन की, साथ ही जानेंगे कैसे महाराष्ट्र की सियासत में सीएम शिंदे को लगा झटका, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पीएम मोदी के टूटे सपने की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिल्किस मामले की सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को करेगा सुनवाई। 11 दोषियों की रिहाई पर केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस। सरकार का आरोप, बिल्किस ने कोर्ट में झूठ बोला। यूसीसी पर लॉ कमीशन को मिले 46 लाख सुझाव, चुनिंदा सुझाव देने वालों को चर्चा के लिए बुलाया। यूसीसी पर सुझाव देने की आखिरी तारीख 14 जुलाई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 2 अगस्त से नियमित सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 273 अंक चढ़कर 65,617 पर हुआ बंद। निफ्टी 83 अंकों की तेजी के साथ 19,439 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को जोरदार झटका लगा है। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को विस्तार देने के केंद्र के फैसले को गैर कानूनी करार दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी राज में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी हमेशा सवालों में रही है। विपक्षी दल अक्सर मोदी सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी के जरिए वो विपक्ष की आवाज दबाती है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार पर लगाम कस दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने को अवैध करार दिया है, यानी अब संजय मिश्रा 31 जुलाई तक ही पद पर बने रह सकेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव को वैध बताया है, लेकिन संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार दिए गए विस्तार को गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन वो 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि आने वाले वक्त में FATF की समीक्षा होनी है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने ये फैसला दिया है। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 8 मई को ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली 11 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी सरकार के लिए जोरदार झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले मई में वो 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। इसके बाद मोदी सरकार नवंबर 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के साथ साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाई थी। इसके तहत सीबीआई और ईडी चीफ को 1-1 साल के 3 सेवा विस्तार देने का प्रावधान है। बाद में ये संसद में भी पारित हो गया। इसके बाद नवंबर 2021 में ही संजय मिश्रा को दूसरी बार 1 साल के लिए सेवा विस्तार मिला था। इसके बाद नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने तीसरी बार संजय मिश्रा को 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। इसके मुताबिक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर 2023 को खत्म होना था, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं बृजभूषण के मामले में मोदी सरकार सवालों में है। बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने 6 महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में कहा कि उन्हें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए भी सजा दी जा सकती है। अब इस तथ्य के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी से सवाल किया है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं? मोदी जी सांसद बृजभूषण को पार्टी से कब निकालेंगे? बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी? मोदी सरकार बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देना कब बंद करेगी? सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा,
विडंबना है कि महिला पहलवानों ने जनवरी 2023 में गठित कमेटी के सामने भी बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन कमेटी ने आरोपों को अनदेखा कर दिया। यही नहीं, कमेटी ने खेल मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में भी बृजभूषण के खिलाफ लगे आरोपों पर चुप्पी साध ली। आखिर में जब पहलवानों को अपमानित किया गया तो वो अपने मेडल गंगा में बहाने चले गए, लेकिन तब भी सरकार ने कोई अपील नहीं की। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है। बृजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। कोर्ट ने 18 जुलाई को बृजभूषण को पेश होने का आदेश दिया है। बृजभूषण मामले पर बीजेपी घिर गई है। वहीं 2024 में विपक्ष की एकता भी बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में साफ हो गया है कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार देने की रणनीति तैयार की जा सकती है और इसी रणनीति पर आगे की चर्चा करने के लिए बेंगलुरु में एक और बैठक होने जा रही है। यह बैठक 17 और 18 जुलाई को होगी, जिसमें सोनिया गांधी की भूमिका खास होने वाली है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्ष को एकजुट करने के चल रहे प्रयास में कांग्रेस ने बड़ा समर्थन दिया है। अब बेंगलुरु में होने वाली 18 जुलाई की बैठक में कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी भी शामिल हो रही है। दरअसल इसके संकेत कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस महीने बेंगलुरु में होने वाली संयुक्त विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। संयुक्त विपक्ष अपनी दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में करेगा। डीके शिव कुमार ने कहा कि जैसा कि पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि 17 और 18 जुलाई को सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। तमाम नेता आने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से इस बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है। हमें संदेश मिला है कि इस बैठक में वो हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम उन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे जो इस देश में बदलाव के इस महान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए सभी दलों को एक मंच पर लाने के लिए पटना में 23 जून को पहली बैठक हुई थी, जिसमें कई विपक्षी दलों के शीर्ष नेता भी शामिल हुए थे। बैठक में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के अलावा और भी कई नेताओं ने हिस्सा लिया था। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में कई बड़े फैसले होने हैं, जिसमें गठबंधन का नाम, राज्यवार किस दल के नेतृत्व में चुनाव होगा, सीट शेयरिंग से जुड़े मामलों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। विपक्ष दलों की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि बेंगलुरु की बैठक में पीएम उम्मीदवार को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। अब सोनिया गांधी बनाएंगी बीजेपी के खिलाफ रणनीति तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र के खिलाफ भी तैयार कर ली है। आज कांग्रेस ने महाराष्ट्र को लेकर बड़ी बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले शामिल हुए। और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बड़ी बैठक की है और ये बैठक महाराष्ट्र को लेकर की गई है। माना जा रहा है कि पार्टी राज्य में जल्द ही कुछ बड़ा बदलाव करेगी। बैठक कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। बता दें, अजीत पवार घटनाक्रम के बाद पार्टी सतर्क है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक जालसाजी का बराबर जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता भाजपा द्वारा किए जनादेश पर लगातार हमलों का कड़ा राजनीतिक उत्तर देगी। हमारे नेता और कार्यकर्ता महाराष्ट्र की जनता को उनको अपनी सरकार वापस दिलाएंगे। हम महाराष्ट्र की जनता के मन में अपनी जगह हमेशा से बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र और कांग्रेस के गौरवशाली रिश्ते को हम और मजबूत करेंगे। इसी के साथ कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होगा, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। हम महाराष्ट्र में एक बस यात्रा निकालेंगे और मोदी सरकार ने कैसे डर पैदा कर महाराष्ट्र की विचारधारा को खरीदने का काम किया है, ये जनता को बताएंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज से हमने महाराष्ट्र से शुरुआत करते हुए संसदीय चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। सभी वरिष्ठ नेताओं को संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सितंबर में हम महाराष्ट्र में प्रत्येक जिले में विशाल पदयात्रा करेंगे। नवंबर और दिसंबर में संयुक्त बस यात्रा होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक्शन से सियासी हलचल तेज है। हलचल तो शिंदे गुट में भी देखी जा रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है।
संभावना है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल सकता है। वहीं शिंदे गुट के मंत्रियों का पद जा सकता है। ऐसे में शिंदे गुट में बड़ी बगावत हो सकती है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक तूफान अभी तक थमा नहीं है। अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद एक लड़ाई एनसीपी में छिड़ी है, तो दूसरी जंग सरकार में भी चल रही है। ये लड़ाई मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर है। अभी तक अजीत पवार गुट के मंत्रियों को कोई विभाग नहीं मिला है। इसी को लेकर बीती रात एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की एक अहम बैठक हुई है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात को मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बारे में चर्चा हुई। ये मीटिंग रात को 12 बजे शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे बाद अजीत पवार यहां से अपने बंगले पर निकले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसके आधे घंटे बाद तक शिंदे के घर पर ही रुके। आपको बता दें कि अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों को सरकार में शामिल हुए करीब 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि 17 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि इससे पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पहले ही ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार गुट के सरकार में आने की वजह से एकनाथ शिंदे गुट नाराज है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े मंत्रालय एनसीपी के खाते में जा सकते हैं, जिसका शिंदे गुट के विधायकों ने विरोध भी किया है। राज्य में पिछले करीब 1 साल में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। शिंदे गुट के विधायकों को अहम मंत्रालय मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने और उनके 8 समर्थकों के मंत्री बनने के बाद से ही टेंशन बढ़ी हुई है। हालांकि सरकार के तीनों गुटों की ओर से कहा गया है कि सब कुछ ठीक है और मंत्रालय को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं हो रही है। अभी तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी राज्य की सरकार चला रही थी, लेकिन बीते दिनों अजीत पवार ने इसमें एंट्री मारी। अजीत पवार सरकार में शामिल हुए। उन्होंने करीब 40 विधायकों के समर्थन की बात कही। हालांकि उनके साथ 8 विधायक मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए। अब राज्य में 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम है। अजीत पवार के इधर आने से एनसीपी 2 गुटों में बंट गई है। अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट में पार्टी पर कब्जा जमाने की जंग भी चल रही है। शिंदे गुट की चिंता बढ़ती जा रही है। चिंता तो आज बीजेपी की पश्चिम बंगाल में बढ़ गई है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में पश्चिम बंगाल खासा मायने रखता है और अब इसी राज्य में सेमीफाइनल मुकाबले के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। जी हां, पंचायत चुनाव के नतीजों का ऐलान हो रहा है, जिससे बीजेपी परेशान है, क्योंकि इसमें दीदी ने ऐसा दम दिखाया जिसके आगे विरोधी पार्टी बेदम नजर आई। कार्यकर्ताओं का ये जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच गाना, मिठाई बांटते नेता, ये तस्वीरें टीएमसी की है, जो जीत के जश्न में डूबी हुई है। और वो खुशी है लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे सेमीफाइनल यानी कि पंचायत चुनाव में बढ़त की। आंकड़ों के हिसाब से टीएमसी के 12,518 ग्राम पंचायत सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, वहीं 3,620 सीटों पर उसकी बढ़त है। बीजेपी ने 2,781 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 915 सीटों पर उसकी बढ़त है। बंगाल में कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटें हैं। इसमें से 959 पर लेफ्ट फ्रंट और 625 पर कांग्रेस को जीत मिली है। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि दीदी का जलवा बंगाल में बरकरार है। इस जीत ने उसके लिए लोकसभा चुनाव की राह को भी आसान बना दिया है। दरअसल ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी इस चुनाव में जीत का दम भर रही थी, लेकिन नतीजों में उसकी हवा निकलती नजर आ रही है। तभी बौखलाए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा पर्यायवाची बन गए हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की बात है तो करीब 45 लोगों की जान गई है। वोट में धांधली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भले ही बीजेपी टीएमसी पर इल्जाम लगा रही हो, लेकिन दीदी तो जीत से बेहद गदगद है और अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी इस जीत के सहारे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को पटखनी दे पाती हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी के टूटे सपने की। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री का 19.5 अरब डॉलर का समझौता खत्म कर दिया है। फॉक्सकॉन ने सेमीकंडक्टर के ज्वाइंट वेंचर से अलग होने की घोषणा की है। इस ऐलान के बाद केंद्र ने कहा कि इस फैसले से भारत के सेमीकंडक्टर कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ सेमीकंडक्टर बनाने के अपने ज्वाइंट वेंचर को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन ने डील रद्द कर दी है। दोनों औद्योगिक समूहों के बीच पिछले साल ही गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का समझौता हुआ था।
तब इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन अब फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच टूटे करार को मोदी सरकार के लिए अब बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस करार को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तोड़ा गया है और इसका कोई स्पष्ट कारण अभी नहीं आया है। इस बीच वेदांता ने अपने बयान में कहा है कि उसने इस फैक्ट्री को बनाने के लिए दूसरे पार्टनर तैयार कर लिए हैं। इधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर तंज कसा कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख रोजगार का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में साल दर साल होते रहे ऐसे समझौते का यही अंजाम होता है। इसी की नकल में यूपी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी यही अंजाम होगा। चाहे गुजरात मॉडल की बात हो या न्यू इंडिया की, कभी भी प्रायोजित हेडलाइन पर विश्वास ना किया जाए। वही खबर है कि मोदी सरकार ने फॉक्सकॉन से अलग से संपर्क बनाया हुआ है और उसे स्वतंत्र रूप से सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर लिखा कि दो कंपनियां कैसे साझेदारी में प्रवेश करती है या निकल जाती है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरल शब्दों में इसका मतलब है कि दोनों कंपनियां उपयुक्त टेक्नोलॉजी पार्टनरों के साथ भारत में अपनी अपनी रणनीतियों पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।